घने जंगलों के बीच बीच में एक गोदान में एक महिला जमीन पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। गौर से देखने पर पता चल रहा था कि उस महिला को बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। उस महिला का एक पैर भी टूटा हुआ था और वह ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी थी। तभी उस गोदान का दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई, जिसने रेड कलर का एक खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था और उसके साथ एक मैचिंग का क्रिस्टल हील्स था। वो महिला जमीन पर पड़ी महिला को अपनी घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, नॉट बैड, तुम अभी तक जिंदा हो। और उसने अपने हाथ में उस लड़की के हाथ को थामा। उसके ऐसा करने से उस महिला के हाथ से खून निकलना लगा, पर फिर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही किसी बेजान लाश की तरह जमीन पर पड़ी रही। वही उस महिला को कुछ रिएक्ट न करते देख उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो महिला, जिसका नाम आरोही था, उसे जमीन से खींचकर खड़ा कर दिया। ये देखकर वो महिला, जो आरोही की बहन थी, सोनाली रस्तोगी, उसने बोली, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर आरोही की तरफ देखती हुई, जो बहुत ही दीनी देख रही थी, उसे देखकर हंसते हुए बोली, वैसे मैं आज तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। वही ये सुनकर भी आरोही ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी रही, जैसे वो एक बेजान बुढ़िया हो। शुरुआत में वो ऐसी नहीं थी। जब भी सोनाली उसके साथ ऐसा कुछ करती, उसे बहुत गुस्सा आता और वो सोनाली को बहुत बुरा भला कहती थी, जिससे सोनाली को गुस्सा आ जाता और वो उसे खूब मारती। ऐसा करने में सोनाली को बहुत मजा आता था और अब आरोही ये बात समझ चुकी थी कि वो जितना ज्यादा रिएक्ट करेगी, सोनाली को उतना मजा आएगा। वही सोनाली ने जब अभी भी आरोही को कोई भी रिएक्ट करते नहीं देखा, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने कसकर आरोही के बाल को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन, मुझे सच में तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। और ये बोलकर वो पगलों की तरह हंसने लगी और फिर आगे बोली, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि दक्ष सिंघानिया, जिसने तुम्हें किसी राजकुमारी की तरह प्यार किया था, उसे आज मौत की सजा सुनाई गई है। अगर उसे पता चला कि तुम अभी तक जिंदा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो चैन से मर पाएगा। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही की आंखें सिकुड़ गईं और बोली, क्या कहा तुमने? वही आरोही का रिएक्शन देखकर सोनाली कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा, तुम्हारे आदमी को मौत की सजा सुनाई गई है। सोनाली दक्ष से शादी करना चाहती थी, पर आरोही ने उसे उससे छीन लिया था। आरोही ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने बच्चे के साथ मिलकर उसका फायदा उठा सके। आरोही बहुत ही भोली थी। वो जो कुछ भी उसके और दक्ष के बीच होता था, वो सब वो सोनाली को बता देती थी, क्योंकि सच में वो दिल से सोनाली को अपनी बहन मानती थी। पर आरोही को नहीं पता था कि सोनाली उसका फायदा उठा रही है। अब जब दक्ष को मौत की सजा सुनाई गई थी, तो अब सिंघानिया परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी अर्जुन सिंघानिया था। अब जब मैं अर्जुन से शादी कर लूंगी, तो मैं सिंघानिया परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। अगर दक्ष ने उसके बारे में थोड़ी सी भी परवाह की होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ था। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही चिल्लाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दक्ष को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इस तरह वो रोने लगी। सोनाली के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई। सोनाली बोली, तुम अभी भी भोली हो, मैं उसे जेल में डाल सकती हूँ, मैं उसे मरवा सकती हूँ। देखो, मैं कितनी दयालु हूँ। तुम्हारे बेटे के मरने के बाद मुझे डर था कि वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं तुम्हारे पति को भी तुम दोनों के पास भेज दूं। चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन जल्द ही उनसे होगा। वही सोनाली की बात सुनकर आरोही की आंखों में खून उतर आया और उसने कसकर अपनी मीठी बोली, उसके ऐसा करने से मेरे हाथों से पानी की तरह खून बहने लगा, पर यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो अभी मेरे दिल में महसूस हो रहा था। पता नहीं अचानक से उसके अंदर कहां से इतनी शक्ति आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाया और सोनाली की ओर दौड़ी। पर वो उस तक पहुंचने से पहले ही किसी ने एक जोरदार लात उसके पेट पर मार दी और वही आरोही, जो पहले ही कमजोर थी, वो खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जाकर दीवार से लग गई और उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरी हुई थीं। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां सोनाली थी और वो अपना बदला बिना ही मर गई। मेडिसिन की गंदी सी स्मेल जैसे ही आरोही के नाक में गई, उसकी आंखें खुल गईं और वो झट से उठकर बैठ गई। वो इस समय बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने चारों ओर देखा और वो दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा है। वो अभी भी वो दर्द महसूस कर सकती थी जैसे उसने ठीक मरने से पहले फील किया था।
आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने पैरों पर ध्यान दिया, जो एकदम सही सलामत थे। उसके पैर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, बल्कि उसके पैर तो किसी बच्चे की तरह मुलायम और सॉफ्ट लग रहे थे। ये कैसे हुआ? उसका पैर। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वर्ड के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि सोनाली उसकी बहन है, वो उससे इस तरह पेश न आया करे। उसकी वजह से देखो सोनाली की कैसी हालत हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उस महिला की शिकायत दरवाजे के बाहर साफ सुनी जा सकती थी। साथ ही साथ बीच बीच में एक आदमी की आवाज भी आ रही थी, जो महिला को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी गेट का दरवाजा खुला और वो दोनों जन अंदर आए। पर जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बेड पर बैठा हुआ देखा तो वो हैरान हो गए और आरोही के बेजान चेहरे को देखकर सोचा क्या आरोही ने उनकी बातें सुन ली है। वो दोनों जन कोई और नहीं, आरोही के मामा पापा निर्मला रस्तोगी और विवेक रस्तोगी थे। फिर आरोही की माँ अपने आप को संभालते हुए बोली, आरोही तुम उठ गई। वही अपने सामने परिचित सीन को देखकर आरोही हैरान हो गई और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। जब वो 18 साल की थी तब उसके साथ ही हादसा हुआ था। उसी साल उसकी जुड़वा बहन भी परिवार में वापस आई थी। सोनाली और आरोही दोनों जुड़वा बहन थे, लेकिन दोनों के जन्म के ठीक बाद हॉस्पिटल में काम करने वाले एक आदमी ने पैसे की लालच में सोनाली को किडनैप करके एक गरीब परिवार के पास दी थी। तब से सोनाली एक दुखद जीवन जी रही थी। भले ही वो जुड़वा थे, पर वो एक जैसे नहीं दिखते थे, जिसकी वजह से सोनाली को ढूंढने में सोनाली को ढूंढ नहीं पाए थे। पर सोनाली के पास निर्मला की एक निशानी थी, जो उसने अपनी दोनों बेटियों को जन्म के समय पर दी थी। और फिर जब वो चीजें सोनाली के पास से मिली तो उन्होंने सोनाली और मिष्टी का डीएनए टेस्ट करवाया। तब उन्हें पता चला कि ये उनकी खोई हुई बेटियां थीं। फिर क्या हुआ? वो अपनी बेटी को अपने पास ले जाने का फैसला किया, जिससे वो एक अच्छा जीवन जी सकते। आरोही अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। उसे सोनाली के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसने अपने शुरुआती जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसने डिसाइड किया था कि वो उसे वह सब कुछ देगी जो वो चाहती है, जिससे सोनाली अपने पुराने जीवन को भूल सके और खुश रह सके। जब भी सोनाली कोई गलती करती तो आरोही अपनी इच्छा से उसके दोष को अपने ऊपर ले लेती। उसका मानना था कि वो एक जिम्मेदार और अच्छी बहन है, जो अपनी बहन की सिर्फ खुशियां चाहती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली, जिसे वो इतना प्यार करती है, वो उसे ही एक दिन नीचे खाई में धकेल देगी। एक समय पर विवेक जी और निर्मला जी, जो आरोही पर बहुत ध्यान देते थे, वो सोनाली पर पूरा ध्यान देने लगे। यहाँ तक कि जब सोनाली गलती करती तो भी वो आरोही पर ही गुस्सा करते कि सोनाली उसकी बहन है, उसे उसकी मदद करना चाहिए। सोनाली को उसकी चीजें छीनने में बड़ा मजा आता था, चाहे वो कपड़े हो या गहने। सोनाली जो चाहती है वो उसे आरोही से छीन लेती। कभी कभी तो आरोही को बुरा भी लगता था, पर ये सोचकर कि वो उसकी बहन है, वो कुछ नहीं बोलती। क्या आरोही सोनाली से अपना बदला लेगी? आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुए। ये सब कुछ शुरू हुआ एक शादी के प्रपोजल से। सिंघानिया परिवार और रस्तोगी फैमिली एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। पता नहीं कहाँ से एक दिन हर जगह ये अफवाह फैल गई कि सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और वो किसी भी समय मर सकता है। वही जब दक्ष की दादी को जब ये पता चली तो उन्होंने जल्दी से दक्ष से बात करने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाई। पर उन्हें ये पता चल गया था कि सच में दक्ष की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। ये सुनकर दक्ष की दादी बहुत घबरा गए और उन्होंने दक्ष की कुंडली एक पंडित जी को दिखाई, क्योंकि वो इन सब में बहुत मानती थी और वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उसे कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती थी। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत अकेला है, उन्हें एक जीवन साथी की जरूरत है जो उन्हें प्यार कर सके और उनका ख्याल भी रख सके। और हाँ एक बात और, अगर दक्ष में आने वाले जिंदगी में वो लड़की कन्या राशि की हुए तो ये और अच्छी बात होगी। संयोग से आरोही और सोनाली दोनों ही कन्या राशि की थी और दोनों ही अनमैरिड थी। वो दोनों अभी यंग थे और अभी अभी ही एडल्ट हुए थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि वो ऐसे किसी आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए जो मरने वाला है? बेसिक उनमें मैं ऐसा कोई नहीं चाहता था। जब सोनाली तो ये बात चाली कि मॉम डैड उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवाना चाहते हैं जो किसी भी समय मर सकता है, तो सिर घूम गया, क्योंकि उसने अभी अभी तो अच्छा जीवन जीना शुरू किया था। वो किसी की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। नहीं, ये सोचकर ही वो घबरा गए। फिर क्या था, उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी। उसने निर्मला जी और विवेक जी के सामने नाटक किया। वो रोते हुए बोली, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगी।
वैसे भी मैं गांव पाली बड़ी हुई, आप मुझे अपने पास क्यों रखना चाहेंगे? मैं अपना पूरा जीवन में गांव में रहने से पहले से ही काफी दुखी हूँ। मैंने सोचा था कि अब मैं आपके साथ एक अच्छा और सुखद जीवन जी सकूंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग मेरे लाइफ को एंजॉय करने से पहले ही एक मरते हुए आदमी से शादी करने को कहेंगे। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपने हमेशा आरोही पर ज्यादा ध्यान दिया है और आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि बचपन से वो ही आपके पास रही है। भले ही मैं वापस आ गई, फिर भी मैं आपके लिए मैं एक बाहरी लड़की हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं तो मैं कर लूंगी। ये बोलने के बाद उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और अपने आप को मारने की कोशिश की। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि सोनाली की जगह आरोही दक्ष से शादी करेगी। हालांकि आरोही अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसे इस बारे में पता चला तो उसे लगा जैसे किसी ने गला पकड़ लिया है। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ क्योंकि वो भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। पर इससे बुरा तब हुआ जब सोनाली ने पूरी कॉलेज में भी ये अफवाह फैला दी कि आरोही की शादी एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो किसी भी समय मर सकता है, मतलब वो जल्द ही विधवा हो जाएगी। और फिर क्या था, सब बच्चे ने आरोही का बहुत मजाक उड़ाया, और जब आरोही को पता चला कि इन सब के पीछे सोनाली है तो उसे गुस्सा आ गया कि सोनाली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसी की वजह से तो उसे ये शादी करने पड़ रही थी। अगर वो शादी के लिए मना नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। वो अभी छोटे थे, उन्हें नहीं पता था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई हो गए। और इन सब में सोनाली को गुस्सा आ गया और उसने आरोही को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और फिर जब आरोही को होश आया तो हॉस्पिटल में थी। इन सब में आरोही को समझ आया कि सोनाली कितनी बुरी है और उसे सोनाली से नफरत हो गए। वो सोनाली को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, पर जब उसकी मॉम ने बताया कि सोनाली बहुत गिल्टी है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और न ही कुछ खा रही है न पी रही है। उन्हें डर था कि कहीं पिछली बार की तरह ही सोनाली अपने आप को कुछ कर ले। इस डर से उन्होंने सोचा कि उन्हें सोनाली को माफ कर देना चाहिए। वैसे भी आरोही अब ठीक थी। वैसे आरोही ऐसा नहीं चाहती थी, पर वो अपनी मॉम डैड को भी इतना दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फिर कुछ नहीं कहा। पर वो फिर भी किसी भी किस्मत पर सिंघानिया फैमिली में शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने विरोध करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक नहीं चाली क्योंकि सिंघानिया फैमिली रस्तोगी फैमिली से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। भले ही निर्मला जी और विवेक जी अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें ये भी पता था कि अगर एक बार आरोही की शादी सिंघानिया फैमिली में हो गई तो उन्हें बिजनेस को बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। फिर क्या था, उन्होंने आरोही की एक सुनी क्योंकि इस समय उन्हें आरोही से ज्यादा अपना बिजनेस का प्रॉफिट नजर आ रहा था। उसी समय आरोही का डील कॉलेज के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर कर आ गया था। वो यंग थी। इस एज में ऐसा कोई ना कोई होता ही है जिसे आप पसंद करते हो। वो उसकी डांसिंग पर्सनैलिटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। वैसे आरोही को इस समय नहीं पता था कि अर्जुन भी दीवान परिवार का बेटा है और दक्ष से कंपटीशन करने वाला एकमात्र उत्तराधिकारी। पर जब उसके न चाहते हुए थी उसका रिश्ता सिंघानिया परिवार से तय हो गया, तब उसे पता चला कि अर्जुन भी सिंघानिया परिवार का ही बेटा है, और वो इस फैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसका क्रश अब उसका देवर बन गया है। वही दक्ष की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस थोड़ा सा घायल हुआ था क्योंकि एक बार फिर उस पे हमला हुआ था। सिंघानिया परिवार का हेड होने के कारण आए दिन उस पे कोई न कोई हमला होते ही रहते थे, पर इस बार वो थोड़ा ज्यादा ही घायल हो गया था, जिस वजह से उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर जगह ये अफवाह फैला दी गई थी कि वो किसी भी मर सकता है, जिससे उसके दुष्काम थोड़े रिलैक्स हो जाए। जब दक्ष को अपने और आरोही की शादी के बारे में पता चला था तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। शादी की रात को आरोही दक्ष से पहली बार मिली थी। भले ही दक्ष दिखने में बहुत हैंडसम था, पर उसके पास सा हमेशा एक पावरफुल ऑरा रहता था जिसे देखकर आरोही डर गए थी। आखिर वो सिर्फ एक 18 साल की एक कोमल सी लड़की थी जिसे दुनियादारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वही दक्ष एक बहुत बड़े कंपनी का CEO जिसे बिजनेस के दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। आरोही का उससे डरना एक आम बात थी। भले ही वो आदमी दिखने में कोल था, पर वो हमेशा उसे अच्छे से ही पेश आता था। वो कुछ भी मांगती थी वो उसे वो सब कुछ देता था। पहले पहले तो उसने उसके खिलाफ जाने की बहुत कोशिश की, पर जब जब उसने देखा कि दक्ष उसके साथ कितना नर्म है तो वो शांत हो गए। आरोही कोई धामांडी लड़की नहीं थी। उसे जब समझ आया कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो वो शांत हो गए और अपने और दक्ष के फ्यूचर के बारे में सोचना लगी। फिर धीरे धीरे उसे उस आदमी से प्यार हो गया। आखिर उस आदमी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की उसे उसके तरफ अट्रैक्ट होने से रोक न पाए, तो आरोही खुद को कैसे रोक पाती।
भले ही वो बाहर से कितना भी सख्त दिखता हो, पर आरोही जानती थी कि वो अंदर से बहुत कोमल है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सब बीच में उसने सोनाली को भी माफ कर दिया था, क्योंकि उसे की वजह से उसकी शादी दक्ष से हुई थी। क्योंकि अगर वो मना नहीं करती तो उसे इतना प्यार और केयर करने वाला पति कहाँ से मिलता, और वैसे भी वो उसकी बहन थी। सोनाली उससे ऐसे पेश आती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और ये देखकर आरोही को भी बहुत अच्छा लगता था। आरोही उसके और दक्ष के बीच में जो कुछ होता था वो सब सोनाली को बता देती थी, क्योंकि सोनाली ने उसे बताया था कि वो अर्जुन को डेट कर रही है। तो आरोही ने सोचा कि सोनाली भी जल्द ही उसकी फैमिली में शामिल होने वाली है, तो उससे कोई बात छिपाने का मतलब नहीं है। वही आरोही को नहीं पता था कि सोनाली उससे कितनी नफरत करती है और वो उसके जाल में फंसती जा रही है। जैसे दक्ष उससे बहुत प्यार करता था तो वो उससे अपनी हर एक छोटी बात शेयर करता था, पर अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। दक्ष के ऊपर इलीगल ड्रग्स और वेपन सप्लाई करने का आरोप लगा और पुलिस उसे पकड़ कर ले गए। उस समय आरोही को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ये सब। उस समय सोनाली ने उसे बहुत दिलासा दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, दक्ष को कुछ नहीं होगा, ये पक्का उसके दुष्कान की चाल होगी, वो जल्द ही बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह वो उसे बहला फुसला कर एक गोदान में ले गए। उस समय आरोही के पास उतनी सोचना समझने की शक्ति नहीं थी। एक तो दक्ष को पुलिस पकड़ के ले गए थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया। और वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी कि वो कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो कभी उसके साथ ऐसा करेगी। फिर जब उसके सामने सच आया कि इन सब के पीछे सोनाली है, तो वो बुरी तरह से टूट गए। उसने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाई। पर इन सब में सोनाली को गुस्सा जरूर आ गया था। फिर उसने उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया, साथ ही साथ उसका पैर भी तोड़ दिया, जिससे वो वहां से भाग न पाए। अपने जिंदगी के बारे में सोचकर आरोही बुरी तरह से टूट गई कि कैसे उसी के बहन ने उसके साथ ऐसा किया। ये सोचकर ही उसके आंखों में खून उतर आया। अब आरोही आगे क्या करेगी? क्या वो इन सब चीजों का बदला सोनाली से लेगी या उसे फिर से माफ कर देगी? वही निर्मला जी अपने होश में आए और आरोही कुछ कहती उससे पहले ही वो आरोही पर चिल्ते हुए बोली, आरोही तुम सोनाली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमकाया। तुम्हें पता है कि वो गांव में पली पड़ी है, उसे ज्यादा समझ नहीं है, पर तुम तो समझदार हो ना। उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था, वो बस तुम्हारे उसे बुली करने के कारण उत्तेजित हो गए थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ज्यादा गिल्टी है। वो कुछ दिन से ठीक से खा पी भी नहीं रही है। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी नासमझ है, पर तुम तो उसकी बहन जो, तो तुम तो थोड़ी समझदार हो सकती हो। तुम उसे इस तरह बुली कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आरोही ने अविश्वास से अपनी मॉम की तरफ देखा। भले ही वो उसका साथ नहीं दे सकती थी, पर वो बिना उससे कुछ भी पूछे बस सोनाली की बात सुनकर उस पे इस तरह आरोप कैसे लगा सकती थी कि सारी गलती सिर्फ उसकी है। ठीक है, सोनाली गांव में पली बड़ी थी और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और वही उसने एक सुखद जीवन जिया था, पर इसमें उसकी क्या गलती थी? निर्मला जी अपनी छोटी बेटी की तरफ इतना पार्शियल कैसे हो सकती थी? पर ये सब देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुई। ये सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसे उसके पिछले जीवन में हुआ था। जब वो होश में आए थी तो उसे बिना कुछ पूछे निर्मला जी ने उस पे इसी तरह चिल्लाया था, और ये सब सुनकर उसे बहुत ही गिल्टी फील हुआ और उसे लगा कि शायद इसमें उसकी ही गलती थी। उसे सोनाली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इनोसेंट थी, उसमें उतनी समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ये सब सोनाली की चला थी। वो मॉम डैड के नजरों में उसे गिरने के लिए नाटक कर रही थी। फिर क्या वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से घर गए और सोनाली से बहुत माफी मांगी कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सच तो ये था कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। वो सोनाली ही थी जिसने पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी थी कि वो बहुत जल्द विधवा होने वाली है, पर वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इन सब चीजों को इग्नोर किया और सोनाली से बहुत बार सॉरी बोलने के बाद फिर सोनाली ने उसे माफ कर दिया। पर इन सब चीजों से सोनाली बहुत बिगड़ गई थी। अब उसका जो मन आता था वो वही करती थी और सारा दोष आरोही पर डाल देती थी। कोष्टक पर अब सब कुछ बदल गया था। अब वो जब भी सोनाली का नाम सुनती थी उसका खून खौलने लगता था। उसका मन करता था वो सोनाली को जान से मार दे। सोनाली ने उसके साथ वो किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी न करे। पर अब जब उसे दूसरा मौका मिला था तो सोनाली से अपने वो सब चीज का बदला लेगी। उसे वो सब कुछ सूद समेत वापस देगी जिसकी वो हकदार है। ये सब सोचकर उसकी आंखें नफरत से जल उठी। उनके दिल में बदले की आग जल रही थी, तो इस बार वो सब कुछ हासिल करके रहेगी जो उसका है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े।
फिर उसने कुछ सोचा और जोर जोर से रोने लगी। और वही जब निर्मला जी ने आरोही को इस तरह बिलक बिलक के रोते हुए देखा तो घबरा गए। आरोही हमेशा से ही एक आज्ञाकारी लड़की रही थी और शायद ही कभी रोती थी, पर जब निर्मला जी ने उसे इस रोता देखा तो एकदम से चुप हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही विवेक जी ने जब आरोही को इस तरह रोते देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उन्हें निर्मला जी को डांटा। भले ही सोनाली के आने के वजह से वो आजकल आरोही पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर वो उनकी राजकुमारी थी, वो उसे रोते हुए देख सकते थे। विवेक जी बोले, निर्मला क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? वो अभी अभी उठी और तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वही अपने पति की बात सुनकर निर्मली जी को बहुत गिल्टी फील हुआ और वो आरोही से माफी मांगते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। पर बच्चा तुम्हें भी समझना चाहिए न कि सोनाली अभी यंग है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। निर्मला जी आरोही को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर इन सब में उन्होंने सोनाली को डिफेंड करना नहीं छोड़ा। आरोही ने एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखा और सोचा कि अतीत में कितनी बेवकूफ़ थी। उसने इसी तरह अपनी माँ की बातों में आकर उसने अपनी बहन को माफ़ कर दिया था, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और रही छोटी की बात, तो वो दोनों जुड़वा थे। सोनाली उससे बस कुछ मिनट ही तो छोटी थी, तो हर बार वो ही क्यों समझे। फिर वो उदास सा चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे पता है मॉम, मुझे शांत रहना चाहिए था, पर मैं क्या करती। जब सोनाली ने कहा कि मैं बहुत जल्द विधवा हो जाऊंगी तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर वो दयनीय चेहरा बनाते हुए अपने मॉम की तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में मॉम? सोनाली सच बोल रही थी क्या? मैं शादी करने के बाद मैं बहुत जल्द विधवा हो जाऊंगी। वही अपनी बेटी की बात सुनकर निर्मला जी को गिल्ट फील हुआ कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो आरोही को तसल्ली देते हुए, नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता है न सोनाली बच्ची है, वो कुछ भी बोल देती है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। वही जब आरोही ने ये सुना तो उसकी आंखें एकदम से ठंडी हो गई और फिर वो अपनी नज़रें झुकाते हुए धीरे से बोली, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती है तो मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आप मेरे मॉम डैड है, आप लोग जो भी मेरे बारे में सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। वही अपनी बेटी को ऐसी बात सुनकर निर्मला जी और विवेक जी दोनों को ही अपने किए पर बहुत दुख हुआ कि वो अपनी इतनी आज्ञाकारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ये सोचकर उन्हें और दोषी महसूस होने लगा। उनकी ये बेटी हमेशा से ही आज्ञाकारी रही थी। भले ही उसने पहले इस शादी का विरोध किया था, पर उसने ऐसा भी कुछ एकदम नहीं किया था जिसे उन्हें शर्मिंदी महसूस हो। और वही सोनाली ने इस शादी को न करने के लिए खुद को मारने तक की कोशिश की। ये सब सोचकर उनका दिल पसीज गया। वही जब विवेक जी ने जब ये सुना तो उन्होंने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें सच में अभी अपने बिजनेस में पैसे की बहुत जरूरत थी। बस एक बार उनकी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाए, उन्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दक्ष की दादी ने उन्हें वादा किया था कि शादी के बाद वो उनके बिजनेस में हेल्प करेगी। फिर निर्मला जी ने अपने पति की तरफ देखा और आरोही को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच बच्चा, मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम चिंता मत करो, शादी होने के बाद भी हम दोनों तुम्हें इस तरह प्यार करेंगे। ये सुनकर आरोही ने एक नज़र अपने मॉम डैड की तरफ देखा और बस अपना सिर हिला दिया। मॉम डैड ने उसे बताया कि उसकी शादी अगले महीने है। ये सुनकर उसका जोड़े से धड़कने लगा कि वो एक बार फिर से दक्ष को देख पाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक फिर दक्ष से मिल पाएगी। ये सब सोचकर उसकी आंखें भर आईं, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। आरोही ने मॉम डैड ने थोड़ी देर उससे बातें की और फिर वो वहां से चले गए, क्योंकि अब जब आरोही इस शादी के लिए मान गए थी तो उन्हें ये बात सिंघानिया परिवार को भी बतानी थी। वही अपने मॉम डैड के जाने के बाद आरोही वही बेड पर लेट गए और अपने और दक्ष के बारे में सोचने लगी। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसने और दक्ष ने साथ में बिताया था। पिछले जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं था जो उसने दिल से दक्ष के साथ नहीं बिताया हो। भले ही दक्ष ने उसके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया हो, पर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सच में अंधी थी। उसे दक्ष का अपने लिए प्यार समझ ही नहीं आया और फिर वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद वो अपने और दक्ष के फ्यूचर के बारे में सोचने लगी, पर तब सब कुछ बदल गया। सोनाली ने उसे किडनैप करके उसके बच्चे को मार दिया और फिर दक्ष को भी मर दिया, और ये सब याद आते ही उसके आंखें खून की तरह लाल हो गए। उसने फिर जल्दी से इधर उधर देखा कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गए। ये देखकर उसने उसे जल्दी से लिया और उसमें कुछ देखने लगी, जैसा कि उम्मीद था कि वहाँ उसका नंबर नहीं था और न कोई फोटोज थी। तभी आज के डेट की तरफ देखा और उसे यकीन हो गया कि सच में उसका रिबॉर्न हुआ है। अब आरोही आगे क्या करेगी? आरोही बहुत देर तक उसी तरह फ़ोन
को घूरती रही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष उसके शादी से पहले बिल्कुल ठीक हो गया था, पर फिर भी वो अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार उसकी आवाज़ सुनाना चाहती थी। उसे उसकी आवाज़ सुने कितनी साल हो गए, ये सब सोचकर उसका दिल सिकुड़ गया। उसे अपना दम घुटते हुए महसूस हुआ और वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने एक नंबर डायल कर दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अगर उसने उससे पूछ लिया कि ये नंबर उसके पास कहाँ से आया तो वो क्या जवाब देगी। उसके दिल और दिमाग के जंग में आखिर उसका दिल जीत गया और उसने नंबर डायल कर दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आदमी बिना किसी इमोशन के लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी काली आंखें लैपटॉप पर फोकस थी और चारों तरफ एकदम शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए डेस्क पर रखा हुआ उसका फोन बजने लगा। ये सुनकर उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि ये एक अननोन नंबर था। ये उसका पर्सनल नंबर था जो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली और कुछ करीबी लोगों के पास ही था। और वही आरोही को ये बात अच्छे से पता था कि अगर उसने किसी और नंबर पर कॉल किया तो दक्ष कभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करेगा, इसलिए उसने उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल किया था। वही फिर कुछ सोचकर दक्ष ने कॉल रिवाइव कर लिया और अपनी भारी आवाज में हेलो। और वही जब आरोही ने दक्ष की गहरी आवाज सुनी तो वो खुद को इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके आंख से आंसू बहने लगे। सिर्फ वो ही जानती थी कि इस आवाज को सुनने के लिए वो कितना तारसी थी। उसके होठ कांप रहे थे और वही जब दक्ष ने उधर से कोई भी आवाज नहीं सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गए। वही आरोही को डर था कि कहीं दक्ष कॉल न कट कर दे, तो वो जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, हूँ मिस्टर सिंघानिया, मैं आरोही। उसने अभी लगभग दक्ष को हब्बी बोल ही दिया था। उसने लगभग अपने आप को दक्ष के सामने एक्सपोज कर ही दिया था, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने बोलने का तरीका बदल दिया, क्योंकि दक्ष उसे नहीं जानता था। वही जब दक्ष ने आरोही सुना तो एक पल के लिए वो हैरान हो गया, पर वो खुद को संभालते हुए अपने कड़क आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे कोई काम है? वैसे दक्ष और आरोही आज से पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, न ही कोई बात की थी। भले ही उनकी फैमिली अच्छे दोस्त थे, पर फिर भी वो एक बार भी नहीं मिले, क्योंकि दक्ष को ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। और वैसे भी सिर्फ आरोही के दादी के वजह से वो लोग दोस्त थे, और जब उसकी दादी गुजर गए तो उसका सिंघानिया परिवार में आना जाना काम हो गया। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही मायूस हो गई। क्या दक्ष उसके बारे में ऐसा सोचता है? मतलब सिर्फ वो उसे कुछ काम होगा तभी ही कॉल कर सकती है। पर एक तरफ से देखा जाए तो दक्ष का सोचना भी गलत नहीं। मतलब जो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर अचानक से ऐसा भी क्या हुआ जो उसने उसे कॉल किया? ये सब सोचकर आरोही ने खुद को दिलासा दिया और खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं मिस्टर सिंघानिया, वो बस मैं पूछना चाहती थी कि अब आपकी तबीयत कैसी है। वही जब दक्ष ने ये सुनकर तो उसके हाथ टाइप करते करते एकदम से रुक गए और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर की तरह उठ गए। क्या तुम मेरे ठीक होने के बाद इस शादी से पीछे हटने के बारे में सोच रही है? वही ये सुनकर आरोही घबरा गए और जल्दी से बोली, न नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। बेशक उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो बस उसकी तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। घबराहट में फिर वो अपने नाखून चबाने लगी। उसे लगा शायद उसने जल्दबाजी में आकार कोई गलती कर दी है। आज के बाद उसे ध्यान रखना होगा, वरना दक्ष को कभी भी उस पर शक ही सकता है। फिर वो जल्दी से बोली, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि आप ठीक है, अब मैं रखती हूँ। और दक्ष का जवाब सुने बिना ही उसने कॉल कट कर दिया। और वही दक्ष ने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा। भले ही उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे, पर आरोही की बात सुनकर उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गई थी। इन सब के बाद निर्मला जी और विवेक जी ने आरोही को एक बार भी सोनाली से माफ़ी मांगने या उसे माफ़ करने के बारे में नहीं कहा। उन्हें डर था कि कहीं इन सब में आरोही शादी से मना न कर दे। वैसे भी उनके लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगले दिन सोनाली आरोही से मिलने हॉस्पिटल, उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। और ये सच भी था, अगर डैड ने उसे डांटा नहीं होता तो वो यहाँ कभी भी नहीं आती। वही जब आरोही ने सोनाली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सोनाली का यहाँ आना उसकी पहली जीत थी, लेकिन तभी ही उसे याद आया कि ये वही थी जिसने उसके बच्चे को उसके खोख में ही मार डाला था। ये याद आते ही उसकी आंखें नफरत से भर गए। गुस्से के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि ये सही समय नहीं था ये सब करने का। वही सोनाली ने अपनी घृणा भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा। फिर उसने एक नज़र अपने मॉम डैड की तरफ देखा और अपने चेहरे पे दुखी वाली एक्सप्रेशन लाकर आरोही के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोली, सॉरी आरोही, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना?
मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें तो पता है न मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। वही सोनाली को इस तरह एक्टिंग करता देख आरोही का मन हुआ कि वो उसका हाथ झटक दे, पर उसे अच्छे पता था कि उसके मॉम डैड ये सब देख रहे हैं। वो गुस्से में आकर फिर से वही गलती नहीं कर सकती थी। वैसे भी उसने उन्हें यकीन दिलाने के लिए बहुत कोशिश की थी कि वो इनोसेंट है। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो सोनाली इस बात का फायदा उठाकर फिर से रोने का नाटक करेगी और फिर से मॉम डैड को उसके खिलाफ भड़का देगी और आरोही ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। वही जब निर्मला जी ने देखा कि आरोही अभी भी कुछ नहीं बोल रही है तो वो बोली, आरोही बच्चा देखो, वो तुमसे माफी मांग कर रही है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। वैसे भी बहनों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। वही निर्मला जी को इस बात का एहसास हो चुका था कि इन सब में सोनाली की गलती है, इसलिए ही उन्होंने सोनाली को माफी मांगने के लिए कहा था। वही जब आरोही ने सुना तो उसने एक नज़र अपनी मॉम की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, आप सही कह रही है मॉम, वैसे भी ये मेरी प्यारी बहन है, मैं इससे ज़्यादा देर तक कैसे नाराज रह सकती हूँ। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने ये सुना तो उन्होंने एक राहत की सांस ली और वही सोनाली मन में मुस्कुराते हुए बोली, ये लड़की सच में बेवकूफ़ है। पर जैसे ही उसने आरोही की आगे की बात सुनी उसकी मुस्कान अपनी जगह जम गए। आरोही बोली, पर सोनाली तुम आगे से जो कुछ भी करो पर तुम मुझे सीढ़ियों से मत धकेलना, तुम्हें पता है न मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ बहुत सारे लोग थे और वो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले आए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मॉम डैड सिंघनिया परिवार को क्या जवाब देते। इन सब में उनकी बिजनेस को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये सब बोलते हुए आरोही बहुत बुरी तरह से कौप रही थी कि जैसी वो कितनी डरी हुई है। वही ये सुनकर सोनाली मुस्कान गायब हो गए। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने ये सुना तो वो पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर आरोही को कुछ हो जाता तो वो सिंघानिया फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करते, और वैसे भी उन्होंने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आरोही की शादी दक्ष से करेंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे उनके साथ क्या होता। ये सब सोचकर उनका चेहरा काला पड़ गया और वही जब सोनाली ने निर्मला जी और विवेक जी के एक्सप्रेशन देखे तो वो होश में आए जल्दी से बोली, आरोही तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरे होते तुम्हें कैसे कुछ हो सकता था। अगर वहाँ कोई नहीं होता तो मैं थी ना, मैं तुम्हें बचा ही लेती। ये सुनकर आरोही अपने चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, अगर ऐसा था तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की जब मैं दर्द में तड़प रही थी। तब तो तुम वहाँ चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा घबरा गए थी। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ये सुना तो उसके आव भाव थोड़े गंभीर हो गए और वही सोनाली को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। सोनाली मन जी मन में बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ। अगर तुम मर जाती थी मॉम डैड सिर्फ मुझे ही प्यार करते, उनका सब कुछ मेरा हो जाता। कोष्टक। वही विवेक जी ने जब ये सुना तो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो लगभग सोनाली पर चीलते हुए बोले, सोनाली तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने न सिर्फ उसे सीढ़ियों से ढका दिया बल्कि बाद में उसकी मदद भी नहीं की। वो पहले से ही इस बात से परेशान थे कि आरोही को कुछ हो जाता तो वो सिंघानिया परिवार को क्या जवाब देते। वो उसके परिणाम के बारे में सोच भी सकते थे कि ये कितना भयानक हो सकता था, और इन सब के पीछे उनकी खुद की बेटी थी। जहाँ एक बेटी उनके लिए शादी करने को भी तैयार थी तो वही दूसरी बेटी उन्हें सीधे खाई में धकेल रही थी। क्या आरोही अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या सोनाली फिर से निर्मला जी और विवेक जी को अपने बातों में फंसा लेगी। वही अपने डैड की बात सुनकर सोनाली ने कस और अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें में खून उतर आया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आरोही को जान से मार दे। वो अपने दिल की गहराई से आरोही से नफरत करती थी और आज के वाक्य के बाद उसकी नफरत 100 गुना बढ़ गई थी। उसके वजह से आज पहली बार डैड ने उस पर इतना गुस्सा किया था। वो समझ गए थी कि इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वरना हर बार आरोही ही होती थी जिसे मॉम डैड के गुस्से का सामना करना पड़ता था और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। पर इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। आरोही को मॉम डैड के नज़रों में गिराने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पहले उसने उनकी कमजोरी का पता लगाया, फिर वही किया जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि इतने कम समय में वो आरोही को मॉम डैड के नज़रों में गिराने में कामयाब हो पाए थी। सोनाली मन ही मन में खुद से बोली, नहीं, मैं इतने आसानी से ये सब बर्दाश्त नहीं होने दे सकती हूँ। एक दिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि मॉम डैड सिर्फ और फिर मुझसे प्यार करते हैं। वही आरोही ने एक नज़र सोनाली की तरफ देखा जो गुस्से से कौप रही थी। ये देखकर वो थोड़ा दुखी होते हुए बोली, डैड आप सोनाली को कुछ मत बोलिए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है।
वो मैंने जब सुना कि मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आई एम सॉरी डैड, मुझे ध्यान रखना चाहिए। वही जब सोनाली ने ये सुना तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई और उसने अपनी हैरानी भरी नज़ारों से आरोही की तरफ देखा। उसे आज आरोही कुछ अलग रही थी, पर उसे समझ नहीं आया उसने अलग क्या है। वही जब निर्मला जी ने ये सुना तो उन्हें भी सोनाली पर गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, सोनाली वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सोनाली ने रोते हुए आरोही की तरफ एक नज़र देखा, पर उसे आरोही में कुछ अलग नज़र नहीं आया। उसने लगा शायद वो बस लकी है। मॉम डैड को उसे इस तरह हॉस्पिटल में देखकर उस पर दया आ गई होगी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सोनाली ने फिर अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी गलती मानते हुए बोली, मॉम डैड आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ ये सब मेरी गलती है, मैं बस थोड़ी उतावली हो गई थी, पर आप दोनों चिंता मत करिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आखिर आरोही मेरी बहन है, मैं उसे चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ। वही जब निर्मला जी और विवेक जी ने सुना तो एकदम से चुप हो गए। विवेक जी फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, और वैसे भी आरोही की जल्द शादी होने वाली है, फिर वो सिंघानिया मेंशन चली जाएगी तो तुम दोनों के साथ में समय बिताने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तुम दोनों को खुशी खुशी साथ मिलकर रहना चाहिए। ये सुनकर सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हाँ में हिला दिया और आरोही ने भी अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे वो भी इस बात से सहमत हो। भले ही आरोही दक्ष सिंघानिया से शादी करने के लिए मान गए थी, पर उन्हें अभी भी इस बात का डर था कि कहीं आखिरी पल में वो अपने वचन से पीछे न हट जाए, इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने उसे कॉलेज जाने से भी मना कर दिया कि कहीं दूसरे स्टूडेंट आरोही का ब्रेन वॉश न कर दे, और बहाने से उसे घर पर ही रहने को कहा कि शादी की तैयारियों में उसकी जरूरत है। वैसे भी उसकी शादी इतने पावरफुल और अमीर खानदान में हो रही थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पढ़े या ना पढ़े, और वैसे भी देखा जाए तो बड़े खानदान को लोगों इस तरह अपने बहुओं का बाहर जाना पसंद नहीं होता था। इसके अलावा आरोही अभी छोटी थी, तो दोनों परिवारों ने डिसाइड किया था कि आरोही और दक्ष की सीक्रेटली होगी। वो बस सिंपल सा कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद जब आरोही बड़ी हो जाएंगी फिर वो उनकी शादी धूमधाम से करवा देंगे। ये सब आरोही की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिसाइड हुआ था। आरोही ने जब से शादी के लिए हाँ बोला था तब से निर्मला जी और विवेक जी के बर्ताव में पूरी तरह बदलाव आ गया था। वो आरोही की हर एक छोटी सी छोटी बात मानते थे, वो जो कहती थी वो उसे वो लाकर देते थे। निर्मला जी उसके लिए उसका पसंदीदा खाना भी बनाती थी, जिसे आरोही को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि विवेक जी ने उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिसका इस्तेमाल वो कुछ भी खरीदने को कर सकती थी। आरोही ने भी बिना किसी हिचकिचाहट से वो कार्ड ले लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस शादी से उसके माता पिता जो मिल रहा है वो इस कार्ड के सामने कुछ भी नहीं था। पिछले जीवन में उसे इसी प्रॉफिट की चलाते अपने जीवन का त्याग करना पड़ा था। वही सोनाली जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने जब वो कार्ड देखा तो जलन के मारे उसके तन बदन में आग लग गई। फिर उसने भी अपने डैड से जिद की उसे भी एक चाहिए। ये सुनकर विवेक जी उसे फटकार लगाते हुए बोले, तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है, इन सब के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत है तो तुम अपनी मॉम से कहो, वो तुम्हें लाकर देगी, और जाओ जाकर पढ़ाई करो, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रही हो। भले ही सोनाली के लौटने के बाद इन्होंने आरोही को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, पर उन्होंने आरोही के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, इसलिए वो उससे ज्यादा अटैच फील करते थे, और ऊपर से आरोही बहुत ओबीडियंट भी थी। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि आरोही दक्ष से शादी नहीं करना चाहती थी, पर सिर्फ परिवार की मदद करने के लिए वो शादी के लिए मान गए थी। वही सोनाली ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इन सब चीजों में आरोही ज्यादा समझदार और कोऑपरेटिव थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शादी से पहले वो आरोही को खुश रखने के लिए वो सब करेंगे जिससे उसे खुशी मिले। वही जब निर्मला जी ने देखा कि कैसे विवेक अपनी दोनों बेटी में पक्षपात कर रहे हैं तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। फिर वो विवेक जी पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, विवेक आप सोनाली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी आपकी ही बेटी है, ये उसके साथ फेयर नहीं है। वैसे भी आरोही की शादी सिंघानिया परिवार में हो रही है, उसे हमारे पैसे की क्या जरूरत है। सोनाली अभी छोटी है, उसका बच्चन बहुत ही दुखद था, तो आपको नहीं लगता है कि आरोही की जगह ये कार्ड सोनाली को देना चाहिए, जिससे वो सब कुछ ले सके जिससे वो इतने समय तक वंचित थी, और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके, जिससे आगे चलकर उसकी भी शादी आरोही की तरह एक अच्छा और पावरफुल में हो सके। दरअसल निर्मला दोनों बेटियों को लेकर पक्षपाती थी। ये सब बोलने का उसका अपना ही मकसद था।
उसके हिसाब से आरोही की शादी इतने बड़े खानदान में हो रही है तो उसे अब उनके पैसे की क्या जरूरत थी। और वही जब भी सोनाली को देखती तो उसे अपने दिल में बहुत ही दर्द महसूस होता। भले ही आरोही बच्चन से उसी के साथ रही थी पर उसे हमेशा लगता था कि आरोही का व्यवहार उसके और विवेक की तरफ अलग है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कभी कभी तो उसके मन में ऐसा भी आता था कि खास वो आदमी सोनाली की जगह आरोही को ले जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वही जब विवेक जी ने सुना तो उसने आरोही की तरफ देखा जो निर्मला जी की बात सुनकर उदास हो गई थी। ये देखकर विवेक जी निर्मला जी पर चिल्लाते हुए बोली, निर्मला ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। भले ही आरोही की शादी हो रही है पर वो अभी भी हमारी ही बेटी है। हमारी हर एक चीज पर उसका भी बराबर का अधिकार है। तुम उसे ऐसा कैसे महसूस करवा सकती हो कि अब वो हमारे लिए कोई मायने भी रखती है। रही बात सोनाली की तो वो अभी बहुत छोटी है, जब समय आएगा तो उसे भी वो सब कुछ मिलेगा जो आरोही की मिल रहा है। वही जब निर्मला जी ने जब ये सुना तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई, पर उन्हें भी विवेक जी की बात सही लगी कि अभी इन सब चीजों का सही समय नहीं है। शुरू में सोनाली विजयी रूप से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसे अब कार्ड मिल जाएगा, पर अचानक से आए इस ट्विस्ट ने उसे और गुस्सा दिला दिया। वो जोर से चिल्लाई, मुझे पहले ही पता था कि आप बायस हो, आप आरोही से ज्यादा प्यार करते हैं। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मैंने आपके प्यार के लिए कितना कुछ किया, पर जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो मेरा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है। और ये बोलकर वो ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गए। क्या सोनाली आरोही से कार्ड लेने में कामयाब हो पाएगी? सोनाली कसकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर चिल्लाते हुए बोली, आरोही ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ये बोलकर वो अपने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगी। वही जब आरोही ने सोनाली के रूम से आते हुए आवाज को सुना तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। आरोही को अच्छे से याद था कि इन सब के बाद सोनाली शांत नहीं बैठेगी और उससे बदला लेना के लिए वो उसका कार्ड चोरी करके उसका इस्तेमाल करेगी। बस इस्तेमाल नहीं, उसे मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल करेगी। ये सब सोचकर आरोही के चेहरा पर उपहास भरी स्माइल आ गई। उससे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था कि जब उसके पापा इतने बड़े अमाउंट का मैसेज देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वही जब निर्मला जी ने देखा कि ये सब देखकर विवेक जी को गुस्सा आ रहा तो वो जल्दी से बोली, ठीक है आरोही, हमें कुछ काम है इसलिए हम चलते हैं, तुम घर पर आराम करना, ठीक है। ये सुनकर आरोही ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिला दिया और फिर विवेक जी और निर्मला जी वहां से चले गए। शाम का समय, सोनाली घर के अंदर आए और आरोही से बोली, आरोही राकेश सर ने जो हमें नोट्स दिए थे न वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रही है, मुझे उसमें कुछ डाउट्स है। और ये बोलकर वो आरोही का जवाब सुने बिना ही ऊपर उसके रूम में जाने लगी। वेट, आरोही ने अपना फोन नीचे रखा जिसमें सोनाली और उसके दोस्त के साथ मॉल की कुछ फोटोज थी। आरोही उसकी तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए मन में बोली, जिस लड़की को पढ़ाई के नाम से ही चिढ़ है आज अचानक से उसके ऊपर पढ़ाई का भूत सवार हो गया। क्या बात है? सोनाली चिढ़ते हुए बोली, क्या है? जब मॉम डैड घर पर नहीं होते थे तो सोनाली इसी तरह रूड टोन में आरोही से बात करती थी। सोनाली के मन में ये सोचकर हमेशा से ही चिढ़ होती थी कि कहा वो इतने सालों से एक दुखी जीवन जी रही थी और वही आरोही एक खुशहाल जिंदगी जहां उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी जगह आरोही का अपहरण क्यों नहीं हुआ? वो इस बारे में जितना सोचती उसकी नफरत आरोही की प्रति और बढ़ जाती। आरोही बोली, मैं अभी तुम्हें वो नहीं दे सकती, मेरे भी कुछ डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। ये सुनकर सोनाली एक पल के लिए दंग रह गए। क्या तुम इसे बाद में नहीं कर सकती हो? मुझे बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसे देखती रही। आरोही की इस तरह घूरने से सोनाली अनकंफर्टेबल हो गए, उसकी आंखें में बेशक चमक उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि आरोही को पता चल चुका है कि उसका कार्ड चोरी हो गया है? फिर भी सोनाली ने बेफिक्र होने का नाटक किया और बोली, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे नोट्स लेना का। और ये बोलकर वो ऊपर चली गई। सोनाली को इस तरह नाटक करता देख आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। आज की सोनाली कितनी जल्दी उसकी चाल में फंस गए। पिछली जन्म में पता नहीं वो कैसे उसके ये बेवकूफ़ी भरी बातों में आ गई थी। पुरानी आरोही बहुत बेवकूफ़ थी, पर अब सब कुछ बदल चुका था। वो सोनाली को वो सब कुछ सूद समेत वापस देगी जो कुछ उसने अपने पिछली जिंदगी में झेला था। अगर उसने उसे खून के आंसू नहीं रुला दिया तो उसका नाम भी आरोही रस्तोगी नहीं आरोही दक्ष सिंघानिया नहीं। ये बोलते ही उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। सोनाली ने एक नज़र नीचे देखा और को आरोही अभी भी शांति से फोन चलाता देख उसके चेहरे पे कुटिलता भरी मुस्कान आ गई और वो आरोही के रूम की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कई बार ट्राई किया पर सब बेकार।
दरवाजा लॉक था। ये महसूस कर सोनाली निराश हो गए। वो अभी सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जो उधर ही आ रहा है। ये देखकर वो घबरा गए और उसने जल्दी से उस तरफ देखा तो पाया आरोही फोन चलाते हुए उसी तरह आ रही थी और आरोही को वहां देखकर सोनाली ने इस तरह नाटक किया को बस वहां टहल रहा थी। सोनाली फिर अपनी प्यारी आवाज में बोली, आरोही क्या तुम मुझे अपनी वो न्यू ड्रेस मुझे दे सकती हो? वो कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो ड्रेस पहन लूं और ऊपर से मेरे पास उसकी मैचिंग की सैंडल भी है। ये सुनकर आरोही की आंखें छोटी हो गई और वो झुंझुलाते हुए बोली, मैंने उसे एक बार भी नहीं पहना है। मैंने स्पेशली सिंघनिया मेंशन पहन के जाने के लिए उसे खरीदा है, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती हूँ। ये सुनकर सोनाली ने जल्दी से कहा, कम ऑन आरोही, मैं बस उसे एक बार पहनूंगी और पक्का उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं करूंगी। क्या तुम अपनी प्यारी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे सच में वो ड्रेस बहुत पसंद है। ये सुनकर आरोही उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या तुमने नहीं किया था कि वो ड्रेस बहुत ही ओल्ड फैशन और बदसूरत है? अगर कोई तुम्हें उसे भीख में भी देगा तो तुम कभी भी उसे नहीं पहनोगी। ये सुनकर सोनाली अपने चेहरे पे नकली हंसी लाते हुए बोली, क्या मैंने ऐसा कहा? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है न कि मैं कितनी मजाकिया हूँ। उसी समय उन्हें कार की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सोनाली जम गई। क्या मॉम डैड इतनी जल्दी वापस आ गए? सोनाली अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर जल्दी से भागते हुए उनके पास आए और बोली, आरोही बेबी, सिंघानिया परिवार से आपके लिए कोई आया है। ये सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। सिंघानिया परिवार से अचानक कोई यहाँ क्यों आया? अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, सिंघानिया परिवार ने शादी से पहले उसके लिए कुछ कपड़े और उसके जरूर के सामना भेजे थे, लेकिन अभी शादी में 2 हफ्ते बाकी थे। वो इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसे अच्छे से याद था। ओह वाओ, आरोही तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं। क्या वो तुमसे मिलने आए हैं? आरोही तुम जाकर उन्हें अटेंड करो, मैं खुद तुम्हारे क्लोजेट से वो ड्रेस ले लगी। नौकरानी की बात सुनकर सोनाली ने एक राहत की सांस ली और उसे लगा कि वो इस बात का फायदा उठाकर आरोही के रूम के अंदर जा सकती है। सोनाली जब भी ये सोचती थी कि शादी के तुरंत बाद आरोही विधवा हो जाएगी और उसे अपना पूरा जीवन एक विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा तो उसे बहुत खुशी होती थी। आरोही उसे मना करते हुए, नहीं, मैं बाद में तुम्हें दूंगी, और फिर वो मुड़ी और नीचे चली गई। उसने एक नज़र भी सोनाली की तरफ नहीं देखा, जिसका चेहरा उसकी बात सुनकर काला पड़ चुका था। सोनाली इतने गुस्से में थी कि गुस्से के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। उसे मन कर रहा था कि वो आरोही का सर फोड़ दे, उसकी हिम्मत कैसे हुए उसे मना करने की। पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर वो उसके कमरे में जाने की जिद करती तो पक्का आरोही को उस पर शक हो जाता और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर वो भी अपने पैर पटकते हुए आरोही की पीछे पीछे नीचे चली गई। वो भी देखना चाहती थी कि सिंघानिया परिवार से कौन आया है। विला के एंट्रेंस पर सिंघानिया परिवार के यूनिक लोगों के साथ कुछ काले रंग की लग्जमी कारें खड़ी थीं। फिर कुछ लोग अपने हाथ में अनगिनत गिफ्ट्स के साथ कार से बाहर आए। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही आरोही ने ये ग्रैंड सीन देखा तो वो इतनी दंग रह गई और वो जहां थी वहीं रुक गए। तभी एक आदमी जिसने काले रंग का एक्सपेनिस सूट पहन रखा था, उसी के साथ काले जूते और काले चश्मे पहने हुए थे, वो आरोही के पास आया। वो आदमी उस ग्रुप का लीडर था और उसकी उम्र यही 30-35 होगी। वो आरोही की तरफ देख गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोला, मिस आरोही, हमें पता चला है कि कुछ समय पहले आपका एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गया था। मिस्टर सिंघानिया आपको खुद देखने नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने आपके लिए कुछ मेडिसिन गिफ्ट्स भेजे हैं। आई होप कि आपको वो पसंद आएंगे। ये बोलकर उसने अपने पीछे खड़े आदमी को कुछ इशारा किया। फिर कुछ लोग गिफ्ट्स के साथ लिविंग रूम के अंदर आए। आरोही थोड़ी हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये गिफ्ट्स दक्ष की ओर से थे? अगर ऐसा है तो उसे ये गिफ्ट्स अतीत में क्यों नहीं मिले? क्या मिस्टर सिंघानिया? आरोही ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। उसके पास बोलने को कोई शब्द ही नहीं थे। जब उस आदमी ने आरोही को इस तरह हैरान देखा तो वो बोला, मिस आरोही, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, बस मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दीजिएगा। आरोही पॉलिटली उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए बोली। ये सुनकर आदमी बोला, मैं डेफिनेटली मिस्टर सिंघानिया को ये बोल दूंगा। ये सुनकर आरोही ने बस अपना सिर हिला दिया। वही सोनाली जो किनारे पर खड़ी है, उसने जब इतने हाई एंड ब्रांड के इतने सारे गिफ्ट्स देखे तो उसकी आंखें जलन से चमक उठी। आदमियों के चले जाने के बाद
वो जल्दी से लिविंग रूम में आए और आरोही के गिफ्ट्स को बिना उससे पूछे उसे खोलना शुरू कर दिया। सोनाली ने जैसे ही पहला गिफ्ट खोला उसकी आंखें शौक फैल गए और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये डेथ ऑफ ओशन का लिमिटेड एडिशन डायमंड सेट है। आरोही मुझे ये चाहिए। वैसे भी तुम्हें ये सब पहनना पसंद नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सेट है। ये बोलकर वो रुकी नहीं और गिफ्ट्स खोलना जारी रखा। हर एक गिफ्ट्स की कीमत लाखों में थी और कुछ तो ऐसे भी थे जो उससे भी महंगे थे। सब चीज एक से बढ़कर एक थी और सभी लिमिटेड एडिशन। उसे ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। सच में सिंघानिया परिवार बहुत अमीर था। अगर वो दक्ष सिंघानिया से शादी करने के लिए मान जाती तो आज ये सब कुछ उसका होता। ये सब सोचकर एक सेकंड के लिए उसे दक्ष से शादी न करने के लिए अपने डिसीजन पर पछतावा हुआ, पर जैसे ही उसे याद आया कि वो जल्द ही मर जाएगा उसकी आंखें फिर से चमक उठी। अगला गिफ्ट जो उसने खोला वो एक पर्पल कलर कर बहुत ही खूबसूरत था गाउन था। ये तो प्रिंसेस ऑफ डिवाइन है। एक बार फिर उसे इतनी जलन हुई कि उसका चेहरा जलन के मारे लाल पड़ गया। सिंघानिया परिवार ने न केवल लिमिटेड एडिशन के ज्वेलरी भेजे बल्कि उन्होंने ये ड्रेस भी भेजी जो हर एक लड़की का सपना था, लेकिन कोई भी उन्हें हाथ नहीं लग सकते थे। यह एक फेमस डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया हुआ आज तक का उसका सबसे बेस्ट डिजाइन था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि पूरी दुनिया में उसके जैसा सिर्फ ये एक ही था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस ड्रेस को असल जिंदगी में भी देख पाएगी। क्या सच में वो सब गिफ्ट्स दक्ष ने भेजे थे, और अगर ऐसा था तो पास में आरोही वो गिफ्ट्स क्यों नहीं मिले? सोनाली चाह कर भी अपनी नज़र उस ड्रेस पर से नहीं हटा पा रही थी। उसे अब किसी भी कीमत पर वो ड्रेस चाहिए थी। उसने जल्दी से ड्रेस को अपने ऊपर लगा कर देगा। वो ड्रेस उसके ऊपर इतनी सुंदर लग रही थी कि वो वापस उसे नीचे नहीं रख पाई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, पर यह सोचकर कि ये आरोही के लिए उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें में जानलेवा इरादा चमक उठा। इस समय तक निर्मला जी और विवेक जी को भी पता चल गया था कि सिंघानिया परिवार से कोई आदमी आया है। ये सुनकर वो जल्दी से वापस आ गए, लेकिन जब तक वो वापस आए वो सब वहां से जा चुके थे। जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आरोही अजीब से एक्सप्रेशन के साथ वहां खड़ी थी और वही सोनाली खुशी खुशी उन सब गिफ्ट्स को देख रही थी। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। उन दोनों ने कंफ्यूजन के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जब निर्मला जी जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन गिफ्ट्स के ढेर की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? वही जब सोनाली ने अपने मॉम की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से मॉम के पास गए और उन्हें वो ड्रेस दिखाते हुए खुशी से बोली, मॉम देखो, क्या ये मुझ पर सुंदर लग रही है? वही अपनी बेटी को इतना खुश देख निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी मेरे बेटी है ही इतनी सुंदर कि वो कुछ पहने सुंदर ही लगेगी। मॉम के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर सोनाली और खुश हो गई और किसी बिगड़ेल बच्चे की तरह एक्टिंग करते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मॉम प्लीज आरोही से कहिए न कि मुझे ये ड्रेस दे। मुझे सच में ये बहुत पसंद है और वैसे भी आरोही के लिए सिंघानिया परिवार से इतने सारे गिफ्ट्स आए हैं। अगर मैं उनमें से एक दो ले भी लूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर निर्मला जी मुस्कुराए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम जो चाहिए वो ले सकती हो। तुम्हें आरोही से पूछने की कोई जरूरत है? वो तुम्हारी बहन है, उसका जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी तो है। ये सुनकर सोनाली की आंखें चमक उठी। वही विवेक जी जो चुपचाप वहां खड़े थे और सब कुछ समझने कोशिश कर रहे थे, वो बोले, वेट, तुमने अभी अभी क्या कहा? विवेक जी की दिमाग में बस एक शब्द ही गूंज रहे थे, सिंघानिया परिवार। क्या ये सब सिंघानिया परिवार की तरफ से था? सोनाली ने हैरानी से अपने डैड की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ डैड? विवेक जी ने सख्ती से पूछा, ये सब गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं और ये किससे लिए हैं? ये सुनकर सोनाली की आंखें फिर से जलन से भर गया और उन गिफ्ट्स की तरफ देखते हुए बोली, ये सब सिंघानिया परिवार से आरोही के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कारण से मिस्टर सिंघानिया खुद आरोही को देखने नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने उसके लिए ये सब भेजा है। ये सुनकर विवेक की आंखें गुस्से से भर गए और वो सोनाली की हाथों से वो ड्रेस लेकर उस पर भड़कते हुए बोला, अगर ये सिंघानिया परिवार से आरोही के लिए आया है तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब लेने की? क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? वही अपने पति को इस तरह बेवजह सोनाली पर गुस्सा कर देखा निर्मला जी को गुस्सा आ गया और वो भी विवेक जी पर चिल्लाते हुए बोली, विवेक आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? सोनाली और आरोही बहन है, आरोही का जो कुछ भी है वो सोनाली का भी तो है। आप उस पर इस तरह कैसे चिल्ला सकते हैं? ये सुनकर विवेक जी मजाक उड़ाते हुए जोर से चिल्लाई, बहन
कौन सी बहन अपनी ही बहन का कार्ड चुराती है? सच में सोनाली, तुमने इस बार अपनी हद पर कर दी। सच में इस बार तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मुझे लगा था कि यहाँ आने के बाद तुम बदल जाओगी, लेकिन नहीं। किसी ने सच कहा है, बचपन में जो इंसान जैसे होता है वो वैसे ही रहता है, चाहे उसके बाद उसे कितना भी मिल जाए, पर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। तुमने न केवल आरोही का कार्ड चुराया बल्कि इसे मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल किया। विवेक जी का इस समय खून खौल रहा था। जब वो मीटिंग में थे वो उनके फोन पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे जो ये बता रहे थे कि कोई उनके कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ये कार्ड वही था जो उन्होंने आरोही को दिया था। इतने सारे बैक टू बैक मैसेज देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई और फिर उन्होंने सबको एक्सक्यूज कहा और साइड में जाके आरोही के पर्सनल गार्ड को फोन किया जो हमेशा छुप के आरोही को प्रोटेक्ट करता था। अब उसकी शादी सिंघानिया परिवार में तय हो गई थी तो विवेक जी ने उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ गार्ड्स ओपिएंट कर दिए थे। वैसे तो अभी तक उन दोनों की फैमिली के अलावा किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं पता था, पर फिर भी वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। सिंघानिया परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। अगर किसी दुश्मन को इस बारे में पता चल गया तो वो सिंघानिया परिवार से बदला लेने के लिए आरोही को नुकसान के पहुंचा सकते था। उस गार्ड ने बताया कि आरोही घर पर है। ये सुनकर उनकी भौहें सिकुड़ गए। अगर आरोही घर पर थी तो कार्ड का इस्तेमाल कौन कर रहा है? और तब उन्हें पता चला कि सोनाली घर पर नहीं है। उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भले ही उन्होंने सुना था कि गांव में सोनाली एक चोर थी। आए दिन वो किसी न किसी के घर पर चोरी करती ही रहती थी, पर उस समय उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उनके हिसाब से सोनाली ने एक बहुत ही दुखद जीवन जिया था और जब वो उनके पास वापस आ गए हैं तो वो उसे भी आरोही की तरह एक ओबीडियंट और काइंड लड़की बना देंगे। सच में आज सोनाली ने उसे बहुत शर्मिंदा किया था। अगर परिवार में किसी को पता चला कि सोनाली ने अपनी ही बहन का कार्ड चोरी किया है तो उनकी इतने सालों की बनी बनाई इजाजत पर पानी फिर जाएगा। उस कार्ड में लगभग 5 करोड़ थे। एक गांव में पली बड़ी लड़की कुछ ही घंटे में इतने पैसे कैसे खर्च कैसे कर सकती थी? पर फिर भी इस समय उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला, क्योंकि वो एक सोनाली से खुद ये पूछना चाहते थे। पर जब उन्होंने सोनाली को इस तरह बिगड़ेल बच्चे की तरह जिद करता देखा तो वो सहन नहीं कर पाए और उनका गुस्सा भड़क उठा। वही जब निर्मला जी ने ये सुना तो वो हैरान हो गई और वो बोली, क्या कहा आपने? ये सुनकर विवेक जी कोल्ड टोन में बोले, तुम अपनी प्यारी बेटी से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? सोनाली ने जैसे ही विवेक जी के मुंह से कार्ड का जिक्र सुना तो उसका पूरा शरीर कौंप गया और जब उसने अपनी मॉम को इस तरह खुद को देखते हुए देखा तो उसने जल्दी से इस बात को मनाने से इनकार कर दिया। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने आरोही का कोई भी कार्ड नहीं चुराया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को इनकार करने की? इस समय विवेक जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो एक कसकर एक थप्पड़ सोनाली को जड़ दे। अगर सोनाली एक लड़का होती तो वो इसी समय उसे घर से बाहर निकल देते। इस फैक्ट कि बचपन में वो उसकी रक्षा नहीं कर सके और उसने उसे खो दिया, इस बात के लिए वो हमेशा खुद को दोषी मानते थे कि सिर्फ उसी के वजह से उसकी बच्ची को इतना कुछ झेलना पड़ा। अगर उस समय उन्होंने उसका अच्छे से ध्यान रखा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो उसे माफ कर सकता थे। पर वो बहुत निराश थे। सोनाली ने अब तक रोना शुरू कर दिया था। वो इस बात को मनाने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसने वो कार्ड चोरी किया है। भले ही सोनाली मना कर रही थी पर वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। अगर मॉम डैड को पता चला गया कि सच में उसने कार्ड चोरी किया है तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मॉम डैड को सच पता नहीं चल सकता है। वो रोते हुए बोली, मैंने सच में कोई कार्ड चोरी नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? डैड, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यकीन? ये बोलकर विवेक जी जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, ऐसा है तो बताओ कि तुम्हारी बहन का कार्ड कहाँ है? कार्ड? सोनाली के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। जैसे ही मॉम डैड बाहर गए वो आरोही के रूम में गए और उसने उसका कार्ड चुरा लिया। उसने सोचा था कि वो उनके आने से पहले वो उसे वापस उसकी जगह पर रख देगी। अनजाने में ही उसके हाथ अपने बैग पर कस गए। वो तो इस बारे में लगभग भूल ही गए थी कि कार्ड अभी भी उसके पास है। ये याद आते ही वो बहुत बुरी तरह डर गए। उसे नहीं पता था कि आरोही को उसके प्लान के बारे में पहले से ही पता था और वो उसके फंसने का इंतजार कर रहा थी। वही जब निर्मला जी ये सुना तो वो पूरी तरह दंग रह गए। निर्मली जी ने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली ऐसा कुछ कर सकती है।
न सिर्फ उसने आरोही का कार्ड चोरी किया बल्कि उसे मैक्सिमम लिमिट तक इस्तेमाल किया और अब वो इस बात से मुकर भी रही थी। निर्मला जी को अच्छे से पता था कि विवेक जी अगर इस बार का यकीन नहीं होता तो वो कभी भी इस तरह सोनाली पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाते। सोनाली ने जब देखा कि उसकी मॉम भी कुछ नहीं बोल रही है तो वो बुरी तरह रोने लगी और रोते हुए बोली, मॉम सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों करूँगी मॉम? हो सकता है किसी और ने कार्ड चुराया हो और वो मुझे फंसाना चाहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि आरोही ने वो सारे पैसे खर्च किए होंगे। विवेक जी को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोनाली अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी बल्कि ऊपर से वो आरोही पर ही इल्जाम लगने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। मैंने पता किया है, आरोही पूरा किया घर पर ही थी तो वो कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? बस विवेक बहुत हो गया। देखिए अपने बच्ची को कितना डरा दिया। ठीक है मैंने माना उसने गलती की है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से उस पर गुस्सा करें। वो अभी बच्ची है, उन्हें अभी उतनी समझ नहीं है। वैसे भी ये सब कुछ उसी का तो है। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए हैं? वैसे भी मेरी बच्ची ने बचपन में बहुत कुछ देखा है, अगर उसे इस चीज से खुशी मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? भले ही उन्हें पता था कि सोनाली से जो किया वो गलत है, पर जब उसने सोनाली को इस तरह बिलक बिलक के रोते देखा तो वो खुद को कंट्रोल भी कर पाई। विवेक जी इतने गुस्से में थे कि गुस्से के मारे उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। इनका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरोही, जो पूरे समय चुप थी, जब उसने अपनी मॉम की बात सुनी तो वो बोली, डैड मॉम सही बोल रही है। आखिरकार सोनाली ने आज से पहले कभी भी इतने सारे पैसे नहीं देखे होंगे। शायद वो बस एक्साइटेड हो गई होगी और उसने ऐसा कर दिया। एक्साइटमेंट में उसे कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं उसे दोष नहीं दूंगी। जब निर्मला जी ने ये सुना तो वो भी आरोही का साथ देते हुए बोली, क्या तुमने सुना? यहाँ तक कि आरोही भी सोनाली पर गुस्सा नहीं है, तो फिर तुम उस पर इतना गुस्से क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विवेक जी का गुस्सा और भड़क गया कि निर्मला जी अभी भी सोनाली का साथ कैसे दे सकती है। वो गुस्से से बोले, अगर सोनाली को पैसे चाहिए थे तो वो हमारे पास आ सकती थी। उसे अपनी बहन का कार्ड क्यों चुराया? ये बहुत ही अपमानजनक था। अगर ये बात परिवार में फैल गई तो तुम्हें पता भी है कि हमारी कितनी बेइज्जती हो सकती है। उसकी माँ होने के नाते तुम्हें उसे समझना चाहिए, न कि उसकी गलती पर इस तरह पर्दा डालना चाहिए। फिर विवेक जी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो सच में सोनाली पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, पर इस बार सोनाली ने हद पार कर दी थी। ठीक है उसका बचपन दुखद था, पर उसका मतलब ये नहीं न कि वो उसकी हर एक गलती पर पर्दा डालते रहेंगे। सोनाली, मुझे कार्ड वापस दो। मुझे चेक करना है कि तुमने कितना खर्च किया, और अगर यह ज्यादा नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे माफ कर दो। डैड को अब पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह चुप हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सोनाली आगे क्या करेगी? क्या सच में विवेक जी उसे इतने आसानी से माफ कर देंगे? सोनाली जो दयनीय होने का नाटक कर रही थी, उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके डैड को क्या हो गया था। वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? आमतौर पर डैड उसकी हर एक बात मानते थे और उससे बहुत प्यार से बात करते थे। उस पर कभी भी शक नहीं करते थे। फिर उन्होंने आज उस पर इतना गुस्सा क्यों किया? उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या इसलिए क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा आरोही पर भरोसा है? ये सोचकर उसकी आंखें फिर से नफरत से जल उठी। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो आरोही को अपने मॉम डैड के नजरों में गिराने के लिए कुछ भी करेगी। भले आज उसकी चाल उल्टी पर गए और उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया, पर वो इन सब का बदला आरोही से जरूर लेगी। आरोही, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने इतने दिनों में अपने पेरेंट्स का दिल जीतने में जो कुछ भी मेहनत की वो बस सिर्फ आरोही के वजह से एक दिन में ही बर्बाद हो गई। अगर वो उसे रूम के जाने दे देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे आज जो कुछ भी सहना पड़ा था, इन सब की वजह सिर्फ आरोही थी। हालांकि विवेक जी सोनाली से नाराज थे, पर उन्हें इन सब से ज्यादा आरोही के लिए बुरा लग रहा है। सोनाली ने न सिर्फ उसका कार्ड चोरी किया बल्कि उसके पैसे भी खर्च किए, फिर भी आरोही उसका बचाव कर रही थी। कार्ड के बारे में सोचकर विवेक जी का दिमाग एक बार फिर खराब हो गया। वो सोनाली की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोली, सोनाली अपनी बहन को कार्ड वापस करो और अपने कमरे में जाओ। अब से तुम कॉलेज के अलावा कहीं भी नहीं जाओगी। अब से तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद और तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद। तुम्हें अब से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही सोनाली ने ये सुना वो जोर से, चलिए डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
कुछ दिनों बाद मेरी फ्रेंड का बर्थडे और क्लास रियूनियन भी है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है मैं जरूर आऊंगी। ये सुनकर भी विवेक जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी रूखी टोने में बोले, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, अब से तुम घर पर ही रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर निर्मला जी की आंखें छोटी हो गई और वो सोनाली का बचाव करते हुए बोली, विवेक आप सोनाली को सजा दे सकते हैं पर इस तरह नहीं, आप उसको इस तरह घर में कैद नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। इन सब का सोनाली के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर से उसने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस भी किया है, अगर वो नहीं गई तो वो सब इसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर विवेक जी भौहें सिकुड़ गए, पर वो अपने बात पर अड़े रहे। वो इस बार निर्मला जी की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। उसी के लाड़ प्यार के वजह से सोनाली इतनी बिगड़ गई थी कि उसने चोरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। वहीं निर्मला जी ने देखा कि विवेक जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो कुछ सोचकर बोली, तो ठीक है, आप क्यों न आरोही को उसके साथ वहां भेज दे, वो उस पर नजर रखेगी और इसमें आपको भी सोनाली की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको सोनाली नहीं तो आरोही पर तो भरोसा है न। ये सुनकर विवेक जी ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, ठीक है। विवेक जी को लगा कि शायद बुरे लोगों के संगत में आकर सोनाली इतनी जिद्दी बन हो गए हैं, अगर आरोही उसके साथ रहेगी तो उन्हें तसल्ली होगी। विवेक जी फिर चिल्लाते हुए बोले, ठीक है अब डिसाइड हो गया है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर सोनाली नाराजगी में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी, पर वो जा पाती उससे पहले ही आरोही ने उसे रोक लिया। आरोही ने उसके हाथ में पकड़े हुए ड्रेस की तरफ देखा। भले ही डैड ने उसे कुछ भी क्यों न कहा हो, उसने अभी तक वो ड्रेस नहीं छोड़ी थी। सच में सोनाली बहुत ही बेशर्म थी, पर आरोही भी कैसे उसे ये ड्रेस दे सकती थी। ये उसके हस्बैंड की तरफ से उसके लिए था, वो अपने हस्बैंड का एक बाल भी उससे टच न करने दे तो ड्रेस तो दूर की बात है। वही आरोही को इस तरह रोकने से सोनाली चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, अब क्या है, क्या तुम अभी भी खुश नहीं है? डैड ने ऑलरेडी तुम्हारे वजह से मुझे इतना कुछ सुना दिया, क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला? सोनाली के बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि उसे अभी भी अपनी किए का कोई पछतावा नहीं है। उसके हिसाब से आज जो कुछ उसके साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आरोही की वजह से था। ऊपर से अब उसे आरोही को भी अपने साथ पार्टी में लेकर जाना होगा। पार्टी में बहुत ही अमीर लोग आने वाले थे और अब जब आरोही उसके साथ तो डेफिनेटली सबका ध्यान उसके सुंदर चेहरे पर होगा। ये सुनकर उसका खून खोलने लगा। भले ही वो कितना इस बात को झुठला दे, पर सच नहीं बदलने वाला था कि आरोही उससे ज्यादा सुंदर थी। लेकिन तभी उसने देखा कि आरोही उसके हाथों की तरफ देख रही है। ये देखकर उसने वहां देखा और तब उसे याद आया, वो तो इस ड्रेस के बारे में भूल ही गए थी। उसने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक शातिर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज किए और एकदम मासूम शक्ल बनाकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है मॉम, डैड जैसा बोलेंगे मैं वही करूँगी। फिर कसकर निर्मला जी को गले लगाते हुए बोली, बस आप आरोही से कहिए न कि मुझे ये ड्रेस दे। उस पार्टी में बहुत ही बड़े और नामी खानदान के लोग आने वाले हैं और मेरा पास पहनने को कुछ भी अच्छा नहीं है। आरोही तो मेरी सबसे प्यारी बहन है, अगर मैं ये ड्रेस ले लूँ तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी सोनाली इस तरह उनसे पेश आती थी तो निर्मला जी का दिल पिघल जाता था और आज भी ऐसा ही हुआ। फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए बोली, आरोही तुम ये ड्रेस सोनाली को दे दो, और वैसी भी तुम्हें अभी ही तो एक न्यू ड्रेस खरीदी थी। ये सुनकर सोनाली खुश हो गई और खुशी से बोली, मॉम मुझे मैचिंग हील्स और ज्वेलरी भी चाहिए, मैं वहाँ सबसे सुंदर लगना चाहती हूँ। क्या पता उस पार्टी में मुझे भी आरोही की तरफ एक अच्छा लड़का मिल जाए। पक्का मॉम कहे उसे सब वापस कर दूंगी। निर्मला जी कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही बोली, ठीक है सोनाली को ये ड्रेस और जो कुछ भी चाहिए मैं उसे सब कुछ दूंगी, लेकिन उसे मेरी जगह दक्ष से शादी करनी होगी। ये सुनकर विवेक जी चौंक गए और लगभग चिल्लाते हुए बोले, आरोही ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वही निर्मला जी और सोनाली के चेहरे काले पड़ गए। डैड मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर सोनाली को मेरे मंगेतर के गिफ्ट्स इतने ही पसंद है तो मेरी वजह से वो ही दक्ष से शादी कर ले। वैसे भी मैं भी इतने कम उम्र में शादी नहीं करना चाहता थी, पर सिर्फ आपके फैमिली बिजनेस के वजह से मैंने हाँ कहा था। पर अब जब सोनाली को मेरी चीजें चाहिए तो वो क्यों ना मेरी जगह दक्ष से शादी कर ले, फिर उसे भी वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। ये सुनकर सोनाली जोर से चलिए नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। सोनाली को इस तरह रिएक्ट करता देख आरोही अंदर ही अंदर मुस्कुराए, फिर अपना चेहरा नीचे झुकाकर दुखी होते हुए बोली, डैड मैंने कुछ गलत कहा क्या? मिस्टर सिंघानिया ने ये सारे गिफ्ट्स अपने मंगेतर के लिए नहीं भेजे हैं?
अगर मैंने ये ड्रेस सोनाली को दे दिया तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये तो सीधे तौर पर उनकी बेइज्जती होगी। ये सब छोड़िए, अगर इस वजह से मिस्टर सिंघानिया ऑफेंड हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुनकर सोनाली की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो आरोही पर भड़कते हुए बोली, आरोही मुझे पता है ये सब बस तुम्हारे नाटक है क्योंकि तुम ये ड्रेस मुझे देना ही नहीं चाहती हो। मॉम, आरोही को देखो को कैसे अनरीजनेबल बातें कर रही हैं। क्या मैं उसकी बहन नहीं हूँ? तो फिर अपनी बहन के साथ कपड़े शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? ये तो नॉर्मल सी बात है। निर्मला जी को भी सोनाली की बात सही लगी। वैसे भी दक्ष इतना बड़ा इंसान था, उसे इतनी छोटी सी बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वो आरोही को ऑर्डर देते हुए बोली, आरोही सोनाली को ये ड्रेस पसंद है इसलिए तुम उसे वो दे दो। भले ही आरोही का ये दूसरा जन्म था पर उसकी मॉम अभी भी वैसे थी, उन्हें बस अपनी छोटी बेटी से मतलब था बस। आरोही उदास होते हुए बोली, मॉम आप मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे तो बस डर है कि कहीं दक्ष को ये बात पसंद नहीं आए और कहीं गुस्से में आकर उन्होंने ये शादी ही कैंसिल कर दी तो। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि ये शादी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं तो बस इसलिए ही माना कर रही थी और फिर भी आपको लगता है कि ये ड्रेस सोनाली को दे देनी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मैं उसकी बहन हूँ, मुझे उसकी खुशी से क्यों प्रॉब्लम होगी? वैसे तो विवेक जी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर उन्हें आरोही की बात भी सही लगी कि कहीं मिस्टर सिंघानिया को ये बात पसंद नहीं आए और गुस्से में आकर उन्होंने शादी कैंसिल कर दी तो नहीं वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। उनके लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसी पर उनका अपना वाला फ्यूचर टिका हुआ था। बस सोनाली की थोड़ी सी खुशी के लिए वो ये सब दांव पर नहीं लगा सकते थे। वैसे भी उन्होंने सुन रखा था कि दक्ष सिंघानिया बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसका गुस्सा तो उससे भी खतरनाक है। उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए किसी को नहीं पता होता था। विवेक ने सोनाली की तरफ देखते हुए सख्ती से बोले, क्या तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है? तुम्हें हमेशा अपनी बहन की चीजें ही क्यों चाहिए होती है? जब से सोनाली वापस आई थी उन्होंने आरोही से ज्यादा सोनाली पर ध्यान दिया था। वो उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते थे, वो जो मांगती उसे वो लाकर देते, क्योंकि वो बस चाहते थे कि उनकी बेटी अपने बचपन को भूल गए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसे बिगाड़ दिया था, इसलिए वो इतनी लालची और जिद्दी हो गई थी। अगर आज से पहले ऐसा कुछ होता तो उन्हें लगता था कि सोनाली निसमाज है इसलिए वो ऐसा कर रही थी, पर उसका आज का बर्ताव देखकर उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सोनाली आरोही से उसकी चीजें लेने में कामयाब हो पाएगी, या इस बार भी उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएंगी? अपने डैड की इतनी खतरनाक आवाज सुनाकर सोनाली डर गई और उसने कसकर और अपनी मॉम की गले लगा लिया। सोनाली को इस तरह डरता देख निर्मला जी को विवेक जी पर गुस्सा आ गया। वो इस तरह सोनाली की कैसे धमका सकते हैं? पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक जी बोले, बस बहुत हो गया। निर्मला, अगर अब तुमने सोनाली का साथ दिया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाली ने न सिर्फ आरोही का कार्ड चोरी किया बल्कि अपनी गलती मानने से भी इनकार कर दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। ये सुनकर सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। सोनाली को लगा कि डैड आरोही का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आरोही अपने वचन से पीछे न हट गए और दक्ष सिंघानिया से शादी करने से मना न कर दे। सोनाली अपने डैड के कैरेक्टर को अच्छे से जानती थी। उन्हें डोमिनेटिव महिलाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्हें शांत और ओबीडिएंट लड़कियां पसंद थी। अगर वो इसी तरह बगावत करती रही तो पक्का उसके डैड उसे नापसंद करने लगेंगे, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोष्टक, भले ही उसकी मॉम हमेशा उसका पक्ष लेती थी पर वो उसके डैड के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आखिर वो इस फैमिली के हेड थे, उनका डिसीजन फाइनल होता था और हर किसी को उसे मनाना ही होता था, चाहे वो बात उन्हें पसंद हो या ना हो। इसलिए उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और बोली, ठीक है, अगर आरोही मुझे वो ड्रेस नहीं देना चाहती है तो मैं आज के बाद उससे कुछ भी नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे वो चीज़ कितनी भी पसंद क्यों न हो। बस डैड, आप मुझसे नाराज मत होइए, आपको पता है मैं आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती हूँ। जैसे कि उम्मीद थी, जैसे ही सोनाली ने एक आज्ञाकारी लड़की की तरह बताव किया, विवेक जी के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए और वो बोले, वेरी गुड। आज के बाद तुम्हें जो पसंद हो तुम अपनी मॉम से कहो, वो तुम्हें लाकर देगी। तुम अपनी बहन की कोई भी चीजें यूज नहीं करोगी। ये सुनकर सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिला दिया। निर्मला जी भी उसे दिलासा देते हुए बोली, मॉम आज तुम्हें तुम्हारी वो फेवरेट ड्रेस दिलाने ले चलेगी जो तुमने कब से चाहिए थी। ये सुनकर सोनाली कसकर अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। भले ही सोनाली बाहर से खुश लग रही थी पर अंदर से वो बहुत ही निराश और दुखी महसूस कर रही थी।
भले ही वो ड्रेस कितनी भी अच्छी हो पर उसका प्रिंसेस ऑफ डिवाइन से कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर निर्मला जी ने उसे ये ड्रेस पहले दिलाई होती तो वो जरूर खुश होती, पर आरोही की ड्रेस के सामने बाकी सब ड्रेस फीकी थी। पर उसे ये भी पता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक बार बस आरोही की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाए और वो यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो सब कुछ उसका ही हो जाएगा। ये सोचकर उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर आरोही भी वो सारे गिफ्ट्स अपने कमरे में ले गए। उसने उनमें से कुछ भी सोनाली को नहीं दिया। कमरे में पहुंचकर उसने उस ड्रेस को देखा। वाकई में वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। अब जब दक्ष ने उसे ये ड्रेस दिया था तो जब वो उससे मिलने जाएगी वो यही पहन कर जाएगी। उसने उस ड्रेस को छूकर देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शादी का समय जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे आरोही की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। उससे अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो वो कब का दक्ष से मिलने उसके घर चल जाती। रात का समय। सोनाली आरोही को ऊपर से नीचे अपने घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या तुम ये पहन के वहां जाऊंगी? जहां उसने एक खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था तो वही आरोही ने एक सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी। ये सुनकर आरोही अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सच कहे तो उसे इस पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मॉम ने उसे नहीं कहा होता तो वो कभी भी वहां नहीं जाती। उसे पहले से ही पता था कि वहां कौन कौन आने वाला है और उसे उन सब से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खासकर उस अर्जुन सिंघानिया से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पहले की बात होती तो वो बहुत खुश होती कि वहां उसका क्रश भी आने वाला है और वो उससे मिल पाएगी, पर अब कुछ बदल चुका था। उसे अच्छे से याद था कि जैसे ही वो और सोनाली पार्टी से वापसी आए थे तो सोनाली ने ये बोलकर उसे बहुत चिढ़ाया था कि पार्टी में अर्जुन ने न सिर्फ उससे बहुत प्यार से बात की, यहाँ तक उसने उसकी तारीफ भी की। वो इस पार्टी में सबसे सुंदर लग रही है। उस समय ये सुनकर आरोही को बहुत जलन हुई थी। उसे सोनाली पर बहुत गुस्सा भी आया था, पर जैसे ही उसे शादी के बारे में याद आया वो शांत हो गए। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जिससे ये शादी में प्रॉब्लम हो। पर सोनाली यहाँ तक नहीं रुकी, उसने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी कि आरोही अर्जुन से प्यार करती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बस उसका क्रश था और कुछ भी नहीं। और जब से उसकी शादी फिक्स हुई थी उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया था। वैसे भी उसे बस अर्जुन की तरफ एक अट्रैक्शन था जो हर एक टीनेज लड़की को उसके कॉलेज टाइम में होता था, बस और कुछ भी नहीं। वैसे भी जैसे उसकी पति की पर्सनैलिटी थी वो उसे छोड़कर किसी और में कैसे इंटरेस्ट ले सकती थी। आरोही को नहीं पता था कि सोनाली और अर्जुन रिलेशनशिप में कैसे आए, क्योंकि जहां तक उसे याद था कि अर्जुन ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया था। वो बस सोनाली को एक अच्छा दोस्त मानता था। उसने तो ये भी सुन रखा था कि अर्जुन पहले से ही किसी को पसंद करता है, पर वो लड़की कौन थी उसे नहीं पता था। क्या पिछले जन्म में ऐसा कुछ हिस्सा हुआ था जो उसे पता होना चाहिए था, पर उसे पता नहीं चला। वो लोग जब पार्टी हॉल के बाहर पहुंचे तो वहां बहुत शोरगुल था। सबने एक से एक बढ़कर डिजाइनर और महंगे कपड़े पहन रखे थे। महंगी गाड़ियों के वहां लाइन लगी हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये पार्टी कितनी बड़ी थी। सोनाली भी बस इसलिए यहाँ आ पाई थी क्योंकि उसके फ्रेंड के यहाँ कुछ जान पहचान थी, वरना वो यहाँ आ ही नहीं पाती। तभी उस ग्रुप में एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, क्या ये अर्जुन और शौर्य है? वो माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये भी इस पार्टी में आए हैं? तभी उनमें से एक लड़की बोली, चलो जल्दी से उनके पास चलो, क्या पता इस बहाने हम पार्टी के अंदर जा पाए। भले ही कनेक्शन के थ्रू वो यहाँ तक आ गए थे, पर पार्टी के अंदर जाने के लिए सबसे पास वीआईपी कार्ड होने जरूर था। उसके बिना वो अंदर नहीं जा सकते थे, जो उनमें से किसी के पास नहीं था। शौर्य और अर्जुन अपनी मर्सिडीज से उतरे और चाल के उनके पास आए। शौर्य उनकी तरफ अपने हाथ वेव करते हुए, हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। ये सुनकर एक लड़की दुखी होते हुए बोली, हम लोग भी अंदर जाना चाहते हैं, पर ये हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा अगर हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर शौर्य थोड़े गुस्से से बोला, ये सब तुम ब्यूटीफुल गर्ल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, पर मैं अपने साथ सिर्फ 3 लड़कियों अंदर ले जा सकता हूँ, इसलिए तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मेरा साथ अंदर चल रहा है, क्योंकि वहां पर 6 लड़कियां थी। ये सुनकर सोनाली जल्दी से आगे आए और थोड़ा शर्माते हुए बोली, शौर्य, क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चल सकती हूँ? शौर्य ने एक बार उसे देखा। वो जानता था कि सोनाली कौन है।
वो विक्रम की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और बड़े ही पोलाइट वे में बोला, सोनाली तुम बहुत स्वीट हो और बेस्टफुल हो, तो मेरे साथ अंदर चल सकती हो। ये देखकर बाकी लड़कियों की आंखें जलन से भर गए और फिर सब दौड़कर शौर्य के पास गए और उसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए विनती करने लगी। अंत में सोनाली की फ्रेंड ईशा और अंजलि को कार्ड मिला और रही बात आरोही की, तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कोई कार्ड मिला या नहीं मिला। वैसे भी उसे इस पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी समय शौर्य ने आरोही की तरफ देखा। भले ही उसने बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, पर उसका खूबसूरत चेहरा उसे भीड़ से एकदम अलग बना रहा था। शौर्य को वो कुछ जानी पहचानी लगी, पर उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा है। इससे कोई मतलब नहीं था कि वो उससे जानता हो या नहीं, पर वो किसी सुंदर लड़की से बात करने का मौका कैसे छोड़ सकता था। ये उसके असूलों के खिलाफ था। फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए बोला, और तुम कौन हो? ये देखकर कि शौर्य किसकी बात कर रहा है, एक लड़की झट से बोली, तुम इसे नहीं जानते हो? ये सोनाली की बहन आरोही है, इसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर शौर्य हैरान हो गया और उसी हैरानी के साथ बोला, जल्द शादी होने वाली है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पढ़ाई छोड़कर शादी कर रही है, और मैंने तो ये भी सुना है कि जिससे ये शादी कर रही है वो जल्दी ही मरने वाला है। मारने वाले से शादी करना सच में सुंदर चेहरे की बर्बादी है। ये सुनकर सभी लड़कियां आरोही का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगी। वही अर्जुन, जो कब से सबको इग्नोर कर रहा था, उसने जैसे ही ये सुना उसने अजीब नजरों से आरोही की तरफ देखा। आरोही को भी समझ आ गया कि कोई उसे घूर रहा हूं, तो उसने भी उस तरफ देखा और अर्जुन की वो वहां देखकर उसके आंखें घृणा से भर गए और तुरंत उसने अपनी नजरें फेर ली। भले ही ये सिर्फ एक सेकंड के लिए था, लेकिन अर्जुन ने फिर भी उसे देख लिया। अर्जुन ने सोचा, क्या इस लड़की की आंखें में मैंने अपने लिए नफरत देखा? वो मुझे नफरत से क्यों देख रही थी? क्या इस लड़की को मैं जानता हूँ? अर्जुन ने फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने भी अपने नजरें फेर ली। शौर्य तिरछी स्माइल के साथ बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? मैं भी बहुत अमीर हूँ, और ढेर सारे पैसे देने के अलावा मैं तुम्हें कई और भी तरीके से खुश रख सकता हूँ। उसने कई और भी तरीके पर ज्यादा जोर दिया था। ये साफ पता चल रहा था कि वो आरोही का मजाक उड़ा रहा था। ये देखकर कि शौर्य किस तरह आरोही का मजाक उड़ा रहा है, सारी लड़कियों के चेहरे खिल गए। जब से वो यहाँ आए थे, हर किसी की नज़र बस आरोही पर ही थी। भले ही उसने बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, पर फिर भी कोई उस पर से अपने नजरें नहीं हटा पा रहा है। सच में आरोही काफी खूबसूरत थी। ये बात उन लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कहाँ वो इतने घंटे लगाकर खूब सारा मेकअप करके रेडी होकर आए थी, जिससे वो पार्टी में सबसे सुंदर लग सके। लेकिन अकेले आरोही ने उनकी सारी लेमलाइट उनसे छीन ली थी, जिस कारण से उन्हें आरोही से बहुत चिढ़ मच रही थी। पर अब जब कोई उसका मजाक उड़ा था, तो ये देखकर उन्हें दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हुए। आई एम सॉरी, पर मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है। आरोही ने अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाया। तुम? ये सुनकर शौर्य का चेहरा गुस्से से पूरा लाल पड़ गया। गुस्से के कारण उसके दांत भी किटकिटाने लगा। आज से पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई थी। वो जहां भी जाता था, लड़कियां किसी भंवरे की तरह उसके आसपास मंडाते रहती थी। निखिल ने अपने आसपास देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोला, मैं तुमसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो अंदर चलते हैं। ये बोलकर वो अंदर जाने लगा। सोनाली माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी आरोही, हमारे पास एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो, क्या पता किसी के पास एक्स्ट्रा कार्ड हो जो तुम्हें मिल जाए। ये सुनकर शौर्य हंसा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कार्ड देने के बारे में सोच सकता हूँ। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें मुझ जैसा दयालु लड़का कहीं नहीं मिलेगा। शौर्य एक अभिमानी लड़का था। हमेशा से उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो उसे हासिल कर ही लेता था। आज जो आरोही ने उसकी इंसल्ट की थी, तो वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। ये देखकर सोनाली बेबसी से बोली, शौर्य मेरे बहन का मजाक उड़ाना बंद को। वो बच्चन से ही ऐसी ही है। मॉम डैड के प्यार के वजह से वो इतना बिगड़ गई है। वो हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर ही देखती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके इस तरह बोलने से सामने वाले को कैसे फील होगा, इसलिए तो उसने तुम्हारी इंसल्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरे तुम एक लड़की से साथ क्यों झगड़ रहे हो? हम सब एक ही कॉलेज में हैं। तुम उसे बाद में देख लेना। चलो अब अंदर चलो।
विक्रम उसे शांत करते हुए बोला। शौर्य भले ही गुस्सा था, पर वो एक ऐसा लड़का नहीं था जो इस तरह की जगह पर एक लड़की को अकेला छोड़कर चला जाए। इसलिए उसने आरोही की तरफ देखते हुए बेरहमी से कहा, चलो। क्या तुमने सुना नहीं विक्रम ने अभी अभी क्या कहा? चलो हमारे साथ अंदर चलो। आरोही ने उसकी परवाह नहीं की और वो मुड़ी और वहां से जाने लगे। ये देखकर शौर्य लगभग चिल्लाते हुए बोला, हे, क्या तुम बहरी हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? वही सोनाली जो उसके पास ही खड़ी थी, वो बोली, शौर्य उसे इग्नोर करो। उसे नहीं पता है किसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए। फिर सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी शौर्य, मेरी बहन थोड़ी घमड़ी है, उसे तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आरोही, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उसे धमकी दी। ये देखकर कि शौर्य के इतनी बार मौका देने के बाद भी आरोही नहीं रुकी तो उनके आंखों में आरोही के लिए नफरत उतर आए। कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनाली, बुरा मत मनाना, पर तुम्हारी बहन में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तुम उसे पार्टी में क्यों लेकर आए? इसे खुद की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर उसे तुम्हारे बारे में तो सोचना चाहिए था कि इसके इस तरह करने से तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। ये सुनकर सोनाली का चेहरा मुरझा गया, पर अंदर ही अंदर ये सुनकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसे यही तो चाहिए था। आज पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी, पर ये कुछ भी नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। तभी एक लड़की जोर से चिल्लाई, वो कौन है? आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा। आरोही ने जब इस आदमी को देखा तो उसकी आंखें शौक से फैल गई। एक आदमी जिसने काले रंग बहुत ही महंगा सा सूट पहन रखा था, वो आरोही के पास आया और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने झुकते हुए बोला, मिस आरोही, मिस्टर सिंघानिया ने सुना कि आप इस पार्टी में जा रही है, तो उन्होंने स्पेशली मुझे ये कार्ड आपको देने के लिए कहा, जिससे आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप बिना किसी परेशानी की पार्टी एंजॉय कर सकें। ये बोलकर उसने एक गोल्ड कार्ड आरोही की तरफ बढ़ा दिया। लड़कियां दूर खड़ी थी, इसलिए उसने उस आदमी और आरोही के बीच की बात नहीं सुनी, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े कार्ड पर गए, उसके मुंह से एक चीख निकल गई, वो माय गॉड, ये तो गोल्ड कार्ड है। उस लड़की की बात सुनकर सबसे उस तरफ और सबका रिएक्शन भी उसकी तरह ही था। रही बात शौर्य की, तो ये देखकर काला पड़ गया था, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ सिल्वर कार्ड ही था। गोल्ड कार्ड सिर्फ उन्हें को मिलाता था जो काफी इन्फ्लुएंसर और अमीर होते थे। भले उसका परिवार भी अमीर था, पर वो लोग भी ये गोल्ड कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सब हैरान थे, क्योंकि रस्तोगी कोई बहुत अमीर परिवार नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उनके कुछ लोगों से पहचान थी, पर वो इतने अच्छे भी नहीं थे कि कोई उन्हें ये कार्ड दे सके। एक नज़र देखकर ही पता चल रहा था कि उस आदमी का रिमार्केबल बैकग्राउंड था। जहां लड़कियां उस आदमी की अपीयरेंस से दंग थी, तो वही लड़के बस इस कार्ड को घूर रहे थे। निखिल की आंखें ये दृश्य को देखकर छोटी हो गए। वो कौन है और वो आरोही को वो कार्ड क्यों दे रहा है? वहां पर सिर्फ एक इंसान था जो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। वो अर्जुन था। उसे पहले ही शक था, लेकिन उस आदमी को देखकर उसे अब यकीन हो गया था कि आरोही ही वो लड़की है जिसकी शादी उसके बड़े भाई से हो रही है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। सोनाली, वो आदमी कौन है? क्या तुम मुझे उससे मिला सकती हो? देखो ना, वो कितना हैंडसम है। मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और करवाहट से बोलो, मुझे नहीं पता कौन है। ये सुनकर एक लड़की बोली, तो क्या ये वही है जिससे आरोही की शादी हो रही है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता है। मैंने तो सुना है कि वो आदमी बहुत जल्द मरने वाला है। तो क्या वो फैमिली का कोई सर्वेंट है? मैंने तो ये भी सुना है कि आरोही का मंगेतर बहुत ही भयानक और क्रूर है। अगर एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो ये भी नहीं सोचता है कि उसके सामने कौन है और उसी समय उसे बेरहमी से मार देता है। सच में मुझे तो कभी कभी आरोही पर दया आती है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो इतना निर्दय है। सच में इस मामले में तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत खराब है। बस इसलिए कि उसकी फैमिली अमीर है, उसे किसी की विधवा बनकर भी अपनी पूरी जिंदगी बिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों की वजह से हम लड़कियां बदनाम होती है। सबकी बात सुनकर सोनाली हेल्पलेस होकर बोली, मैंने मेरी बहन को समझने की बहुत कोशिश की, वो ये शादी न करे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? शायद उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। सच में ये तो हद है। मेरी पहली बार एक लड़की को देखा है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जल्द ही विधवा हो जाएगी। शौर्य ने फिर रूखे सवार में कहा, अब जब उसके पास भी कार्ड है तो अब हमें चलना चाहिए।
1 मिनट पहले उसने सोचा था कि आरोही का काफी अच्छा कैरेक्टर है और उसे उसमें रुचि होने लगी थी। हालांकि अब जब उसे पता था कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, तो उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर वो सब वहां से चले गए। वो आदमी कौन था जिसे देखकर आरोही इतनी हैरान हो गए?